हेलो दोस्तों, अशोक IAS में आपका स्वागत है। हम लोगों ने दोस्तों जो है 2 सितंबर तक सारी न्यूज़ देख ली थी। 1 से स्टार्ट हमने किया था और 1 तारीख की और 2 तारीख की हमने न्यूज़ देख ली है पहले भी। और आज हम लोगों का तीसरी क्लास होगी डेली न्यूज़ की 3 सितंबर की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट हो जाते हैं। देखिए, पहली न्यूज़ है अफगानिस्तान। मैंने कल भी बताया था कि अफगानिस्तान में भूकंप आया है बहुत तेज। मतलब देखिए, यहाँ से आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अफगानिस्तान में जो भूकंप आया है वो 6 तीव्रता का है। 6 तीव्रता का है, लेकिन उसने नुकसान बहुत पहुंचाया है। नुकसान किस लिए पहुंचाया कि उसका एपिसेंटर मतलब उसका केंद्र जो है मतलब 10 किलोमीटर ही नीचे था। मतलब बहुत ही कम गहराई पे इसका जो है से केंद्र बना था, इसलिए इसने तबाही बहुत मचाई है। तो काफ़ी लगभग 1000 के ऊपर लोगों की जो है जान गई है इस पर। तो हमें देखिए, अफगानिस्तान में भूकंप आया वो तो समझना ही है। उसके साथ साथ जो है हमें ये भी समझना है कि जो अफगानिस्तान में भूकंप आया उसका केंद्र कहाँ पर था, यानी उसकी लोकेशन हमें देखनी, कहाँ पर इसका जो एपिसेंटर बना, कहाँ पर इसका फोकस था, कितनी जगह तक या कितने क्षेत्र में प्रभावी हुआ या कितने लोगों को प्रभावित किया। ठीक है, ये तो समझ रहे हैं। साथ साथ हमें प्लेट विवर्तनिकी भी समझना पड़ेगा भूकंप पड़ते समय, क्योंकि ये जो भूकंप आया है ये कोई नॉर्मल भूकंप नहीं है, ये प्लेट विवर्तनिकी के कारण ही आया है। तो प्लेट विवर्तनिकी हमें समझना पड़ेगा, यानी प्लेट टेक्टोनिक। और भूकंप सही से समझना है। भूकंप अगर सही से समझ, क्योंकि हमारा जो GS पेपर 1 है ना, GS का पेपर 1 है, वहाँ पे जब आप भूगोल देखोगे तो उसमें साफ साफ सिलेबस में भूकंप के बारे में लिखा हुआ है। तो आप भूकंप से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो भूकंप को आप सही से समझ लोगे तो आपका GS का पेपर 1 में एक टॉपिक आराम से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो भूकंप आया है तो इसकी लोकेशन मैंने आपको कल ही बताई थी कि कहाँ पर है। अफगानिस्तान के काबुल से पूर्वी क्षेत्र की तरफ जाओगे तो जो जलालाबाद मिलेगा, जलालाबाद जो है शहर है, उसी के पास हिंदुकुश पर्वत है। हिंदुकुश पर्वत में ही ये जो है भूकंप आया है। ठीक है, तो ये तो हो गई लोकेशन की बात। ठीक, अभी हमें समझना प्लेट विवर्तनिकी क्या है। तो थोड़ा सा यहाँ से आप देखोगे मैप में तो समझ जाओगे कि प्लेट विवर्तनिकी कैसे है। एक तो देखो, इंडियन प्लेट है, ये जो आपको दिख रही है ना, ये जो इधर जा रही है, ये इंडियन प्लेट है। और इधर ऊपर जो है ये क्षेत्र पे, इस क्षेत्र पे ये यूरेशियन प्लेट है। तो इंडियन प्लेट क्या कर रही है, इस यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, इस यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर ये जो है इंडियन प्लेट आगे बढ़ रही है। तो ध्यान रखना कि इंडियन प्लेट के आगे जाने से और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बहुत सारी जो है पृथ्वी में गतिविधियाँ होती हैं, और उसी का एक ये कारण है कि ये जो है अर्थक्वेक अफगानिस्तान में हुआ है। अब देखो, अफगानिस्तान का अगर आप लोकेशन देखोगे तो ये मैप आप देखो, ये इंडियन प्लेट हो गई, ठीक, और इधर जो है अफगानिस्तान का एरिया है। ये इस पे ये छोटे मैप पे देखोगे तो ये जो है, यहाँ देखो आप, इधर ये पाकिस्तान का एरिया है। इस वाले मैप में देखो, इस साइड राइट साइड में ये पाकिस्तान से, और इधर काबुल इस वाले क्षेत्र में आया है भूकंप, इस वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पे जो प्लेट टेक्टोनिक है ना, वो यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण ये भूकंप आया है, और मतलब भयानक भूकंप है, और कम गहराई पे है, यानी 10 किलोमीटर के आसपास की गहराई है, इसलिए इसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो ये लोकेशन हो गई। अब हमें थोड़ी सी समझनी है कि प्लेट टेक्टोनिक होती क्या है। तो थोड़ा सा आप और एक चित्र में लेकर आए हो, उसको आप समझ लोगे तो आराम से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो, टेक्टोनिक या कह सकते हो प्लेट विवर्तनिकी में प्लेटें 3 तरीके से आपस में टकराती हैं, या कह सकते हो 3 तरह से इनका जो है भूकंप आ सकते हैं। पृथ्वी पर कोई गतिविधि 3 तरह से हो सकती है। तो प्लेटें क्या किस तरह से जो गति करती है, वो 3 तरह की होती हैं। गतियाँ कह सकते हैं इसको, कि प्लेटों की गतियाँ होती हैं ना, प्लेट ऑलरेडी जो है पूरी पृथ्वी में भ्रमण कर रही होती हैं। तो इनकी गति कैसे होती है, तो ये समझ लो आप। देखो, पहली जो होती है उसको बोलते हैं अपसारी, यानी डाइवर्जेंट। जब एक प्लेट इस साइड और एक प्लेट मतलब दोनों जो है अपोजिट दिशा में जाएंगी, तो इसको क्या बोलते हैं, अपसारी, या कह सकते हो रचनात्मक। इससे क्या होगा कि इससे लावा ऊपर, ये आप देखोगे ये वाली प्रक्रिया महासागरों में ज़्यादा होती है।
तो महासागरों में जब होती है तो ये जो है लावा यहाँ से ऊपर आएगा और ऊपर आने के बाद क्या बनाएगा, महासागरीय कटक। महासागरीय कटक को ऐसे कह सकते हो कि जल के अंदर पर्वत, जैसे ये जल है, ये समुद्र है, इसमें अगर जो है अंदर से ज्वालामुखी ऊपर आ जाए तो इस तरह से जो है कटक बन जाएंगे पूरे जल में, मतलब कि समुद्री एरिया में। तो उनको बोल देते हैं, या कह सकते हो कि जो है समुद्र एरिया में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनको कटक बोला जाता है। ठीक, तो ये किसके कारण होता है, अपसारी क्रिया के कारण। एक होती है अभिसारी क्रिया, जो भूकंप आया है ना अफगानिस्तान में, उसकी क्रिया ये अभिसारी थी, यानी दो प्लेटें ये मतलब कि आमने सामने से जो है आ रही हैं और आ करके टकराती हैं। तो एक प्लेट जो भारी होगी वो नीचे जाएगी ऐसे, जिसको छेपड़ बोलते हैं, यानी सबडक्शन होगा, और जो मतलब हल्की प्लेट होगी वो ऊपर रहेगी। तो भारी प्लेट का जब छेपड़ होता है तो ये जो है नीचे जाएगी। जब नीचे जाएगी तो इस पे जो है आगे इसका यहाँ पे इस लावा के साथ जो है इसका जो है मिश्रण होगा, तो ये अपनी जो है ऊर्जा फिर से बाहर निकालेगी। तो इस क्षेत्र में तो इसके ज्वालामुखी आएंगे, लेकिन कई बार ये प्लेट टकराने से बहुत सारी गतिविधियाँ होती है, तो भूकंप वाले चांस भी इस क्षेत्रों में होते हैं। तो जो ये अफगानिस्तान में भूकंप आया है ये अभिसारी क्रिया के कारण आया है। ठीक, एक जो है संरक्षणात्मक सीमा होती है, कह सकते हो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज बनती है। उसमें क्या होता है कि प्लेटें एक दूसरे के बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन में, इसको सन्निघर्षण भी बोल देते हैं कभी कभी, सन्निघर्षण प्रक्रिया भी होती है, सन्निघर्षण प्रक्रिया। तो इससे भी जो है मतलब इसमें देखो कोई घटना तो नहीं होती, लेकिन ये प्लेटें आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से गति करती हैं। तो ज़्यादातर जितने भी देखो विश्व में पर्वत या कोई भी संरचना प्राकृतिक रूप से बनी, वो दो कारणों से बनी, एक तो अपसारी से और दूसरी अभिसारी से। जो पर्वत बनते हैं, वलय पर्वत देखे हो गया अमेरिका के, उत्तर अमेरिका में देख लो, दक्षिण अमेरिका में देख लो। ठीक है, तो इन स्थानों में जो पर्वत बने वो इस अभिसारी सीमा के कारण बनते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई कि जो है प्लेटों की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उनका फॉर्मेशन कैसा होता है। और मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए करके आ जाऊंगा, तो वहाँ प्लेट विवर्तनिकी अच्छे से समझा दूंगा, प्लेट विवर्तनिकी क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये करंट की है तो हम एक क्योंकि सीमित समय में ही चीज़ें समझनी है, क्योंकि ये सब चीज़ें समझने में थोड़ा समय लगता है, 5-10 मिनट में समझना बहुत मुश्किल होता है। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो मैं ये चीज़ें बहुत आसानी से समझा दूंगा। और ये प्लेट की मैंने आपको 3 इनकी गतियाँ बता दी मैंने, ये आप समझ लेना। और जो भूकंप आया है कहाँ पे, अफगानिस्तान में, उसका जो संरचना यहाँ पे आप देख सकते हो कि भारतीय प्लेट क्या कर रही है नीचे। भारतीय प्लेट देखो भारी है, किससे, यूरेशियन प्लेट की अपेक्षा। ठीक है, दोनों महाद्वीपीय प्लेट है, क्योंकि महाद्वीपीय प्लेट ये भी, लेकिन यहाँ पे क्या है बीच में, यहाँ पे पहले तथित सागर हुआ करता था और सागरीय प्लेट होती भारी। तो भारतीय प्लेट की मान के चला जाता है कि ये भारी प्लेट ही है, तो ये इसका सबडक्शन होगा, ये देखो सबडक्शन होता है। ठीक, और ये है यूरेशियन प्लेट, और यूरेशियन प्लेट इधर आएगी तो इसका क्या होगा, ये इसकी संरचना बनेगी इस तरह से, तो यहाँ पर्वतों का निर्माण हो जाएगा इस जगह। तो जो आपको हिमालय बना है ना, वो इसी प्रक्रिया के कारण बना है। और एक चित्र में और समझा देता हूँ, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अफगानिस्तान में ये देखोगे, ये यहाँ पे इंडियन प्लेट है इस तरफ, और इधर है यूरेशियन प्लेट इस जगह पूरी। तो ये आपस में टकराएगी, तो इसकी सीमा पूरी हिमालय से लेकर के हिंदू कुश तक। आप पूरे जो है मैप देखोगे ना इंडिया का, तो उसमें इंडिया के मैप में मैं अगर समझाना चाहूँ यहाँ पे, तो इंडिया का मैप अगर आप ऐसे देखो, ठीक, तो यहाँ से जो हिमालय है ना, यहाँ से ये पूरा ये हुआ, और ये यहाँ तक इधर पाकिस्तान के हिंदू के, फिर यहाँ जो है पूरा ये हिमालयी क्षेत्र जो है किसके कारण है, इसी इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण ये पूरा भौगोलिक पर्वत बना हुआ है हिंदू कुश तक। तो हिंदू कुश में भी आपस में ये टकराते हैं। हिंदू कुश जो है इसका जो है बिल्कुल पश्चिमी सीमा है किसकी, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने की पश्चिमी सीमा बनाता है हिंदू कुश के आसपास। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे ये प्रक्रिया हुई है जो भूकंप वाली, तो इसकी मैपिंग बहुत ज़रूरी है। अब कुछ चीज़ें मैंने देखिए नोट कर दी हैं आप लोगों के लिए। एक शब्दावली बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, ट्रांसप्रेशन। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि यूपीएससी बहुत मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि यूपीएससी बहुत चालाकी से क्वेश्चन पूछ लेता है। आपने भूकंप पढ़ा, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन इस शब्दावली पे फोकस नहीं किया कि ट्रांसप्रेशन क्या है। तो ट्रांसप्रेशन एक तरह की क्या है, ये एक टेक्टोनिक विकृति है, ये कह सकते हो टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन की स्थिति है।
अब देखो ये जो है इंडियन प्लेट इधर जा रही है उत्तर की तरफ, और ये दक्षिण प्लेट यूरेशियन प्लेट जो है अपने स्थान पे है। लेकिन ये आपस में जब टकराती हैं तो बिल्कुल सीधे नहीं टकराती कि इधर से ऐसे ऐसे टकरा जाए। ये एक्चुअल में टकराती ये ऐसे, इंडियन प्लेट इस तरफ मूव कर जाएगी और यूरेशियन प्लेट इस तरह के, तो पूरी तरीके से बिल्कुल सीधे नहीं टकराती, बल्कि यहाँ पर जो है आपस में ऐसे इस दिशा में कह सकते हो। रुको मैं बताता हूँ आपको। इंडियन प्लेट ऐसे गई और यूरेशियन प्लेट ये गई, मतलब सीधे नहीं टकराई बल्कि इस तरह से टकराई, ऐसे इस एरिया पे ऐसे, तो बिल्कुल सीधे नहीं टकरा करके एक तरीके से यही इसका जो है क्या कह सकते हैं टेक्टोनिक विकृति, मतलब इसका सीधे नहीं टकरा रही है। सीधे टकराती तो ये बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा दे, लेकिन सीधे नहीं टकरा करके हिंदू कुश वाले एरिया में ये इस तरह से टकराती हैं ऐसे और ऐसे। यही है ट्रांसप्रेशन, इसको समझ लो। जब दो प्लेटें एक दूसरे पर तिरछे कोण से दबाव डालती है, तिरछा कोण यही समझ लो, ये ऐसे और ये इधर से दबाव डाल रहा है, तो ये इधर से सीधे डालता तो क्या होता है, यहाँ वलय पर्वत बन जाते, तो हिमालय से भी ऊंचे पर्वत बन सकते थे। आप देखो हिंदू कुश वाले एरिया में हिमालय से कम ऊंचाई के पर्वत बने हैं, उसका कारण भी यही है, क्या, ट्रांसप्रेशन। जब दो प्लेटें एक दूसरे पर तिरछे यानी ऑब्लिक्यू एंगल से दबाव डालते हैं तो एक तरफ संपीड़न होता है और साथ ही क्षैतिज खिंचाव भी होता है, ये मूवमेंट होता है। यहाँ खिसकाव लिखा है, खिसकाव कह सकते हो हाँ, तो यहाँ पे मूवमेंट होता है क्षैतिज तरह का। एक तो देखो दबाव पड़ता है और क्षैतिज खिंचाव भी होता है। जैसे ये प्लेट है, ये प्लेट थी पूरी, ये पूरी प्लेट है ये, तो इसमें ये दबाव भी इधर डालेगा यूरेशियन में, लेकिन इस जब इधर से जाएगा ना मूवमेंट तो इसका खिंचाव भी होगा इस प्लेट का आपस में, तो इस खिंचाव के कारण ये स्थिति बनती है। कौन सी, ट्रांसप्रेशन की। तो ध्यान रखना ट्रांसप्रेशन क्या है, टेक्टोनिक विकृति की स्थिति होती है, टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन की स्थिति होती है, यानी ये संपीड़न और खिसकाव का संयुक्त परिणाम होता है, क्या, ट्रांसप्रेशन। तो ये शब्दावली याद रखना, हो सकता है यूपीएससी पूछ ले कि ट्रांसप्रेशन क्या है, मतलब वो भूकंप से जोड़ करके क्वेश्चन बना सकता है, तो ये ट्रांसप्रेशन शब्दावली याद रखना, ठीक है। अगला देखते हैं भौगोलिक और भूवैज्ञानिक कारण क्या थे जो अफगानिस्तान में जो है भूकंप आया, उसका कारण क्या था। मैंने देखो बहुत सारे चित्र में समझा दिए, उसको यहाँ पे मैंने लिखित भाषा में डाल दिया है। देखो टेक्टोनिक प्लेटों को टकराव हुआ है। अफगानिस्तान भारतीय यानी इंडियन प्लेट और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव क्षेत्र में स्थित है। कौन, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की लोकेशन कहाँ पे स्थित है, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव क्षेत्र में स्थित है। भारतीय प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में, यानी उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में लगभग 1 सेंटीमीटर खिसक रही है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ एक की जगह 1 से 5 कह लो, 1 से 5 सेंटीमीटर तक खिसक रही है, किधर, उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ, जिसके परिणाम स्वरूप हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्र में भूकंप आते हैं। ये याद रखना कि इसी के कारण जो है भूकंप आते हैं, कहाँ पे, हिमालय और हिमालय के आसपास के क्षेत्र में। अब हिंदू कुछ जो क्षेत्र है जहाँ अफगानिस्तान में जो है भूकंप आया, उसका भी यहाँ पे दिया हुआ है कि अफगानिस्तान का यह क्षेत्र विशेषकर हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला भूकंपी रूप से अत्यंत सक्रिय है, यानी एक्टिव है। यहाँ पे भूकंप अक्सर आते हैं। यहाँ पर प्लेटों की हलचल और भ्रंश रेखाओं यानी फॉल्ट लाइन यहाँ पे आपने बताया था ना, ये आप देखो, ये फॉल्ट लाइन ही है, ये पूरी फॉल्ट लाइन आपको दिखेगी, ये फॉल्ट लाइन ही है, सारी दिख रही है ना आपको रेड में, ये फॉल्ट लाइन ही बनी हुई है, यानी दरारें कह सकते हो इनको। तो यहाँ पे जो है क्या है कि हिंदू कुश क्षेत्र जो है अफगानिस्तान में जो है, अफगानिस्तान का यह क्षेत्र विशेषकर हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला भूकंपी रूप से अत्यंत सक्रिय। यहाँ पर प्लेटों के हलचल और भ्रंश रेखाओं यानी फॉल्ट लाइन की सक्रियता के कारण बार बार भूकंप आते रहते हैं। इससे पहले देखो 2015 में भी आया था, अगर आप लोगों को न्यूज़ देख रहे होगे तो इसमें बता रहे हैं कि इससे पहले कब आया, और अक्सर आता रहता है। ये भूकंप 6 तीव्रता का जरूर है, लेकिन कम गहराई के कारण इतना तीव्र हुआ है। इसकी गहराई ज़्यादा नहीं है, मतलब इसका जो है केंद्र ज़्यादा नीचे नहीं था। कई बार होता है ना जब बहुत ज़्यादा गहराई में होगा 300, 400, 500 किलोमीटर नीचे, तो वो ज़्यादा सक्रिय नहीं हो पाता है। तो ये ध्यान रखना कि ये इसकी गहराई जो 10 किलोमीटर थी, इसलिए इसने जो सरफेस से बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। मैंने आपको कल एक चीज़ भी बताई कि पी तरंग पढ़ लेना, एस तरंग पढ़ लेना, एल तरंग पढ़ लेना। तो PSL जो भूकंप से संबंधित तरंग है, इनको समझ के ही आप भूकंप को समझ पाओगे। तो ये भूकंप आते रहते हैं यहाँ पे। फिर उथला भूकंप 10 किलोमीटर की कम गहराई पर भूकंप का केंद्र होने के कारण इसे उथला भूकंप कहा जाता है। उथला भूकंप आया है, ऐसे भूकंपों से ऊर्जा सीधे सतह पर मुक्त होती है, क्योंकि गहराई कम है,
गहराई कम होगी तो ऊर्जा सीधे सतह पे आ जाएगी पृथ्वी पर, जिससे सतही इमारतों और जीवन को अधिक नुकसान होता है। यही कारण है कि अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यही कारण है कि 6 तीव्रता की जो भूकंप इतना घातक साबित हुआ। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। तो ये न्यूज़ थी अफगानिस्तान के संदर्भ में, मैंने पूरा शायद आपको बता दिया है। तो आप टेक्टोनिक समझ लेना, ट्रांसप्रेशन समझ लेना, एक बार दोबारा देख लोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो दूसरी न्यूज़ जो थी वो ज़्यादा मतलब मैंने नोट नहीं किया, लेकिन आपको बताने के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि राज्यपाल विधेयक पर अंतहीन रूप से नहीं बैठ सकते। ये कौन बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक कल निर्णय दिया है कि राज्यपाल जो राज्यों के विधेयक अपने पास रख लेते हैं ना, फिर मतलब उनका कोई निश्चित टाइम भी नहीं कि कब तक वो साइन करेंगे, कब तक उस पर निर्णय लेंगे। तो उसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राज्यपाल विधेयकों पर अंतहीन का मतलब कोई अंत होना चाहिए, यानी कि अंतहीन रूप से नहीं बैठ सकते, मतलब उसका अंत बताओ कि कब हम करके देंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने 3-2 से फैसला सुनाया था। तो इसमें जो चीज़ चर्चा में थी वो थी संघवाद। द हिंदू की न्यूज़ आप पढ़ोगे तो उसमें जो है संघवाद और संघ राज्य संबंध, ये दोनों टॉपिक आप जाकर के पॉलिटी से कवर करो। ठीक है, ये राज्यपाल वाला मुद्दा जरूर चर्चा में था। तो आपको पढ़ना क्या? संघवाद और संघ राज्य संबंध। अभी सर ने एक मेंस का क्वेश्चन कराया है, तो आप देखो वो राज्यपाल से ही संबंधित है, तो वहाँ से भी आप इसको थोड़ा समझ सकते हो कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। ठीक है, उसका चुनाव क्यों नहीं होता, नियुक्ति क्यों होती है, तो उसमें संघवाद वगैरह थोड़ा बहुत समझाया गया है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं तीसरी न्यूज़ पे। तो ये 2 न्यूज़ हो गई हमारी। तीसरी न्यूज़ हमारी होगी ये सेमीकंडक्टर से। मैंने कल भी सेमीकंडक्टर के बताया था कि हम भारत जो है आत्मनिर्भर होने की प्रक्रिया में सेमीकंडक्टर का निर्माण करना शुरू कर दिया है। तो आज इससे संबंधित जो है सेमीकंडक्टर का बढ़ता महत्व। अभी दिल्ली में एक सेमीकॉन इंडिया नाम से एक आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे पीएम साहब भी शामिल हुए थे इस प्रोग्राम में। ये कह सकते हो इस सब जो है तरीके से ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। ये प्रोग्राम सेमीकॉन इंडिया 2025 दिल्ली में हुआ है। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर के बढ़ते महत्व पर बहुत ज़्यादा चर्चा की गई। हमारे आईटी सेक्टर के जो मंत्री हैं वैष्णव साहब, उन्होंने इस पर काफ़ी अच्छा जो है बोला था। तो वो इस संदर्भ में सेमीकंडक्टर के संदर्भ में बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया है। और दूसरी बात यह भी कि सेमीकंडक्टर पर भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे देश बीच बीच में इसका फ़ायदा उठाते हैं। किसका? सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर नहीं देते भारत को, तो भारत की बहुत सारी तकनीकी या कार बनाने में या बहुत सारे अन्य जो है जितने भी टेक्निकल काम है, जैसे मोबाइल में चिप वगैरह यूज होती है, तो सेमीकंडक्टर का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो भारत इसके लिए आत्मनिर्भर बनना चाहता है। तो उसने अपनी जो है कुछ योजनाएं भी बनाई हैं। तो पहले समझ लेते, भारत आने वाले कुछ समय में $1 ट्रिलियन का सेमीकंडक्टर बाजार स्थापित करेगा पूरे विश्व में। ये किसने बोला है? पीएम ने। ये हमारे पीएम ने इसी समिट में, ये कह सकते हो इसी प्रोग्राम में, सेमीकॉन इंडिया में ये बात बोली है। तो आपको सेमीकंडक्टर का महत्व समझ जाना चाहिए कि सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका एक तो होमवर्क होगा कि सेमीकंडक्टर को समझो जा करके कि क्या होता है क्या नहीं होता। मैं एक दिन अलग से एक वीडियो में बता भी सकता हूँ, लेकिन यहाँ आप समझो सेमीकंडक्टर कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, तो सेमीकंडक्टर से संबंधित विषय संबंधित ये था। अभी एक न्यूज़ इसी संबंधित और मैं अभी बताऊंगा सेमीकंडक्टर के बारे में। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी। अगली ये देखो, गिग वर्कर्स और गिग इकोनॉमी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अगर आप द हिंदू पेपर पढ़ते हो तो उसमें एक टेक्स्ट कॉन्सेप्ट करके एक जो है पेज आता है। तो उसमें जो है गिग वर्कर्स और गिग इकोनॉमी के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। आप गिग वर्कर्स समझते होंगे, वो वर्कर्स जो जैसे जोमेटो है ना, जोमेटो आप देखते होगे, स्विगी, इसके अलावा अन्य छोटे छोटे जो है वर्क, ये क्या करते हैं कि ये परमानेंट नहीं होते हैं। जैसे इनको ऑर्डर मिला तो ये क्या करेंगे, उस ऑर्डर का कुछ परसेंट अपने वर्क के लिए लेते हैं और उस ऑर्डर को जहाँ उसका उद्देश्य हो वहाँ तक पहुँचाते हैं। ये परमानेंट नहीं होते कि मतलब कि किसी कंपनी में परमानेंट ही वर्क कर रहे हो। तो गिग वर्कर्स उन्हें कहते हैं जो परमानेंट ना हो, बल्कि एक तरीके से कह सकते हो कि जब उनका काम होगा तब उनको हम बुला लेंगे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कि हमारा ये काम कर दो, इतना परसेंट ले लो। तो स्विगी हो गया, अब उनका परसेंटेज बना होता है कि एक ऑर्डर पे हमें इतना परसेंट मिलेगा। तो गिग इकोनॉमी भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था। इसको मैं अलग से एक टॉपिक पे लाऊंगा, क्या होता है। मैंने इसे डाल दिया कि गिग वर्कर्स और गिग इकोनॉमी चर्चा में है, तो इसको समझना जरूरी है।
अगर आप अपने स्तर से समझ सकते हो तो इसको ज़रूर पढ़ो जाके, गिग इकोनॉमी के गिग वर्कर्स क्या होते हैं। देखो एक जो है और न्यूज़ थी बहुत अच्छी, ये दिल्ली दंगों में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। 2020 में दंगे हुए थे ना दिल्ली में, सीएए को लेकर के, सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो आया था, अमेंडमेंट एक्ट, उसके संदर्भ में ये दिल्ली में दंगे हुए थे। तो उसमें जो है जो आरोपी को, मतलब एक तरीके से आरोपी कह सकते हो, ये कह सकते हो कि जो अभियुक्त थे उनको एक तरीके से जेल में डाल दिया गया था। तो उनकी सुनवाई को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है। तो उसमें अनुच्छेद 21, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है, और अनुच्छेद 19(1)(a) इनकी चर्चा बहुत हुई है। तो अनुच्छेद 21 याद रखना जीवन संबंधित है, और अनुच्छेद 19(1)(a) किससे संबंधित? स्वतंत्रता से, कि शांतिपूर्ण तरीके से हम आंदोलन कर सकते हैं। ये शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हो। ये इसको हिंसा के रूप में नहीं लेना चाहिए कि आपकी स्वतंत्रता होगी तो कहीं पे भी हिंसा कर दो। तो अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार और ये स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये दोनों अनुच्छेद चर्चा में थे, इसलिए मैंने ये न्यूज़ ले ली। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। न्यूज़ 6 देखो, विदेशी न्यायाधिकरण, फॉरेन ट्रिब्यूनल बहुत ज़्यादा चर्चा में असम के संदर्भ में, कि असम में बांग्लादेशी घुसपैठिए बहुत ज़्यादा है, तो विदेशी न्यायाधिकरण वहाँ पे स्थापित किया गया है। तो गृह मंत्रालय ने अभी फॉरेन ट्रिब्यूनल को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिकार प्रदान किए। मतलब पहले जो इसके पास अधिकार थे उससे भी ज़्यादा अधिकार इसको दे दिए गए, ताकि ये डायरेक्ट निर्णय कुछ ले सके। तो ये अधिकार दिए गए हैं। ये जो अधिकार दिए गए हैं ये किसके तहत दिए गए? एक नए आवर्जन और विदेशी आदेश जारी किया गया गृह मंत्रालय की तरफ से। ठीक, ये जारी किया गया जो विदेशी न्यायाधिकरण आदेश 1964 का स्थान लेंगे। पहले 1964 के आदेश के तहत जो है ये फॉरेन ट्रिब्यूनल काम करता था। अब क्या करेगा? इस नए विदेशी आदेश जो आया है ये 2025 का, इसके तहत अब काम करेंगे। तो इसके पास कुछ शक्तियां बढ़ गई हैं, यानी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिकार प्रदान किए गए। तो अभी क्या कर सकेगा ये जो घुसपैठिए हैं, ये कह सकते हो जो रोहिंग्या लोग हैं या बांग्लादेशी लोग हैं, वो जो अवैध तरीके से भारत में आके बस गए हैं, तो अगर उनके पास जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं कि वो भारतीय हैं कि नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 1971 की लड़ाई के समय आ गए थे भारत, तो उनके पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं राष्ट्रीयता साबित करने की, तो उससे क्या होगा कि उनको तुरंत जो है विदेशी न्यायाधिकरण बाहर कर सकता है या उनको हिरासत में ले सकता है। तो ये एक न्यूज़ थी। आगे इसमें इसी में कह रहा है कि नए आदेश के तहत यदि कोई व्यक्ति अपनी राष्ट्रीयता को साबित, वही जो बात हमने बताई कि साबित नहीं कर पाता, तो एफटी यानी फॉरेन ट्रिब्यूनल उसे हिरासत में ले सकता है या ले सकती है। ठीक, और ये जो फॉरेन ट्रिब्यूनल है ना, ये चर्चा में क्यों आया था? क्योंकि एनआरसी वाला मुद्दा आपने सुना होगा, 2019 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जो हुआ था वो पूरे देश में लागू हुआ है, लेकिन असम क्षेत्र में इसको स्पेशल तरीके से किया जा रहा है क्योंकि वहीं पे फॉरेन ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया। अब फॉरेन ट्रिब्यूनल आपको जा करके पढ़ना है पॉलिटी में बहुत सारे ट्रिब्यूनल के बारे में भी दिया गया है। अगर आप जो है नई लक्ष्मीकांत पढ़ रहे होगे तो उसमें ये फॉरेन ट्रिब्यूनल बहुत अच्छे से दिया गया है। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल जो है जा करके पढ़ो कि क्या है, कैसे काम करते हैं ये, क्योंकि देखो हर क्षेत्र में ट्रिब्यूनल बने हुए हैं। जिसे आप देखोगे सिविल सेवा का एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है। ठीक, ऐसे जो है जल विवाद के लेकर जल विवाद होते हैं ना राज्यों में, उनके लिए भी एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है। तो ये जो ट्रिब्यूनल काम कैसे करते हैं, फॉरेन ट्रिब्यूनल इनसे अलग कैसे है, तो ये जाकर के पॉलिटी में कवर कर लेना। ठीक है, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं कुछ चीज़ें आगे जो है आपको जोड़ता रहूँगा इसी में। ठीक, अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अगली न्यूज़ दोस्तों ये है कि प्रधानमंत्री मणिपुर जा रहे हैं। अब आप जान रहे हो कि 2023 में जो हिंसा शुरू हुई थी वो लगभग 2 साल के ऊपर हो गया है। तो प्रधानमंत्री मणिपुर की यात्रा पर जाएंगे कब? इसी सितंबर में, 15 सितंबर तक। तो अब जाएंगे, ठीक है, पहली बार जा रहे हैं हिंसा के बाद। तो 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, एक तो NH2 नेशनल हाईवे 2 और NH37। अब ये फैक्चुअल जानकारी है जो यूपीएससी में पूछ सकता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरते हैं, NH2 NH37। तो इसको मैंने इसलिए शामिल कर लिया कि NH37 NH2। ठीक है, और इसके संदर्भ में ये बात की गई कि ये जो नेशनल हाईवे हैं, जो कुकी और जो समुदाय जो है ना वहाँ पे मणिपुर में, कुकी और जो समुदाय बहुल क्षेत्र से गुजरते हैं, ये दोनों राजमार्ग इम्फाल घाटी से घिरे हुए हैं। ये फैक्चुअल जानकारी है। मणिपुर में 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है।
अब आप राष्ट्रपति शासन कैसे लागू होता है, कितने समय तक लागू होता है, इसको जाके पॉलिटी में पढ़ना है। मैं इसीलिए आपको न्यूज़ बता रहा हूँ कि कहाँ से स्टैटिक पार्ट आपका जुड़ता है। जब आप कहते हो ना कि यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, तो यही सब टॉपिक होते हैं। अब यहाँ से आपने करंट का एक तो मुद्दा देख लोगे, NH2 NH37 चर्चा में, तो ये तो फैक्चुअल जानकारी होगी। इसके अलावा इम्फाल घाटी आपको भूगोल में जा करके पढ़ना है। एटलस उठाओ, वहाँ पे देखो इम्फाल घाटी कहाँ पर है, ठीक। फिर दूसरा है कि राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है, क्या क्या जो है अधिकार आपके छिन जाते हैं, राज्य की क्या भूमिका हो जाती है। तो ये सब जा करके आप जो है पॉलिटी की बुक उठाओ, वहाँ देखो, वहाँ पे 352 365, ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ो जा करके। राष्ट्रपति शासन, आपातकाल, ये सब वहीं पे दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। न्यूज 7 न्यूज हो गए, आज 8वीं न्यूज है दोस्तों, भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास। अब देखो ये भी प्री से संबंधित न्यूज मैंने नोट करी है, क्योंकि प्रीलिम्स आपका नहीं रुकना चाहिए। हिंदी माध्यम वाले आप ध्यान से सुन लो कि आपका प्री अगर रुका तो आपका कोई मतलब ना, आपका रिजल्ट सुधरेगा ही नहीं। आपको मैक्सिमम प्री क्वालिफाई करना है। और ध्यान रहे कि CSAT जो हिंदी माध्यम की सबसे बड़ी कमजोरी है, वो लोग होशियार ज़्यादा बनते हैं कि CSAT तुम्हारा हो जाएगा, इसको आप हल्के में लेके मत चला करो। भले ही 27 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन 80 में आपको पता ही होगा कि 80 प्रश्न आते हैं CSAT में, उसमें 27 कट पिट के, यानी निगेटिव मार्किंग हटा करके पॉजिटिव जोड़ करके सारे 27 क्वेश्चन सही होने चाहिए मिनिमम, तभी आपका CSAT क्वालिफाई माना जाएगा। और बहुत सारे हिंदी विद्यार्थी जो होते हैं ना, वो 25, क्योंकि मेरा भी कई बार 3 बार मैं जो है 25 26 इतने नंबर पे अटका हूँ। और 2 बार मेरा जो है, 2 बार मैं CSAT पास भी हुआ हूँ। आपको मैं कभी हो सकता है मार्कशीट दिखाऊंगा भी, तो एक्सपीरियंस मेरे पास भी CSAT का। मैं हो सकता है कि अगर हो मैथ के कुछ टॉपिक होगा तो मैं पढ़ाऊंगा जरूर CSAT में। लेकिन हिंदी माध्यम वाले ध्यान रहे कि प्री मैक्सिमम लोग क्वालिफाई करोगे तभी आपका जो है मेंस लिखने का मौका मिलेगा। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि हिंदी माध्यम वाले मेंस में ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। मान लो जो है 15,000 लोग लिए जाते हैं, किसमें, प्री में। प्री मतलब प्री क्वालिफाई जब करते हैं तो 15,000 लोग लिए जा रहे हैं, तो उसमें से 2,000 भी हिंदी माध्यम का नहीं है। तो ये स्थिति हो गई हिंदी माध्यम की। तो ध्यान रहे कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको जो है मेंस लिखने का मौका मिले, ये ध्यान रहे। इसलिए प्री के मैं क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूँ यहाँ पे भी, कि आपका जो है एक तो करंट का कोई भी टॉपिक ना छूटे। अभी देखो पर्यावरण से संबंधित आप सोच रहे होगे, पर्यावरण से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये पक्षी चर्चा में था। अभी बारिश का समय है ना, तो बहुत सारी न्यूज़ें अभी पर्यावरण से संबंधित आ नहीं रही हैं। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि पर्यावरण के आपके अलग से कुछ टॉपिक लेकर के आता रहूँ बीच बीच में। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक में आते हैं कि भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 14, ये 14 संस्करण है, 14वां, इसलिए इसको मैत्री 14 बोला है। अब बोल दें कि मैत्री किसके किसके बीच होता है, ये मैत्री अभ्यास किससे संबंधित है, एयरफोर्स से या फिर जो है नेवी से, ऐसा कुछ बोल दे, या फिर बोल दे कि सेना यानी जो है मेरी आर्मी से। तो ये ध्यान रहे कि किससे संबंधित है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि मैत्री अभ्यास किससे संबंधित है, तो आर्मी से यानी सेना संबंधित है। फिर इसके अलावा मैत्री अभ्यास किन के बीच होता है, तो भारत थाईलैंड के बीच संयुक्त रूप से हो रहा है। और मेरे हिसाब से मेरी जो जानकारी, मैत्री जो है पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वोत्तर जो देश है, दक्षिण पूर्वी देश जो है, उनके साथ हमारा मैत्री अभ्यास ही होता है। लेकिन अब मैं कंफर्म नहीं हूँ, फिर भी आप लोग देख लेना दक्षिण पूर्वी देश जो है उनके साथ कौन कौन से अभ्यास होते हैं। यहाँ पे थाईलैंड के संदर्भ में ये मैत्री आया है, तो मैंने यहाँ नोट कर दिया कि मैत्री 14 यानी 14वां संस्करण हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, ये मेघालय में। ये ध्यान रखना है कहाँ पे हो रहा है, मेघालय के उमरई स्थित संयुक्त प्रशिक्षण केंद्र में प्रारंभ हुआ है। कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास, मैत्री 14। तो ये एक तो न्यूज याद रखना, हो सकता है प्री में पूछ ले, क्योंकि सैन्य अभ्यास के कई सारे क्वेश्चन आए हैं पहले भी। फिर अगली न्यूज में दोस्तों चलते हैं, UNFCCC आप लोग बहुत पढ़ते होंगे, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो फ्रेमवर्क है ये इसका, किसका, क्लाइमेट चेंज का। तो यहाँ पे COP30 होनी है। कहाँ पे, ब्राज़ील के बंदरगाह शहर है बेलेम शहर, याद रखना। बेलेम शहर में नवंबर में, हर साल नवंबर में ये COP होती है, ठीक है। अभी 20 आप लोग कमेंट करके बताओ कि 29 कहाँ पे हुई थी, COP 29 कहाँ पर हुई थी, और 28 भी बताना कहाँ पर हुई थी। ये 2 जो है COP आपको पता होना चाहिए, ठीक।
तो जो 30 होनी है वो कहाँ पे होनी है, ब्राज़ील के बंदरगाह शहर है बेलेम, वहाँ पे आयोजित होनी है। और बेलेम शहर क्यों चर्चा में रहता है, अमेजन जो वर्षावन है ना उसका एक प्रवेश द्वार है बेलेम, तो इसको याद रखना, बेलेम शहर यूएनएफसीसी के लिए चर्चा में है। देखो नवंबर में है तो अभी हो सकता है नवंबर तक आपको यूएनएफसीसी के बारे में बहुत सारी जानकारी आएगी। मैंने तो ये जानकारी दे दी, अगर कोई पीसीएस दे रहा हो इस बार, यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस, उसके लिए ये मैंने न्यूज़ ले ली थी। ठीक, तो बेलेम शहर याद रखना कहाँ पर है, ब्राज़ील में। यहाँ पे COP 30 होनी है। किसकी COP, क्योंकि COP यूएनएफसीसी के अलावा और भी होती हैं, UNCCD, ठीक है, इनकी भी COP होती है हर 2 साल में, UNCBD, तो इस तरह की और भी जो है UN की COP होती है। लेकिन यूएनएफसीसी की जो है COP 30 कहाँ हो रही है, बेलेम शहर में। कहाँ पे है ये, ब्राज़ील में। तो ये फैक्चुअल जानकारी होगी। इससे संदर्भित जो कॉन्सेप्चुअल जानकारी आएगी तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। अभी फ़िलहाल इतना ही आप जो है नोट कर लो। अगली न्यूज़ है दोस्तों, मेड इन इंडिया। अब देखो मैंने आपको जो आपकी तीसरी न्यूज़ थी ना वो यहाँ पे कवर हो जाएगी। मेड इन इंडिया विक्रम 32 बिट चिप। आप ध्यान रखना कि बिट चिप क्या है। इस चिप को इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। ये चिप है किसके द्वारा बनाया गया है, इसरो का जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वो, और चंडीगढ़ में स्थित है सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, इन्होंने मिल करके डिजाइन और विकसित किया किसको, इस चिप को, 32 बिट चिप को, जो मेड इन इंडिया यानी पूर्णतः जो स्वदेशी है। ये उपयोग क्या होता है इसका, 32 बिट चिप का, ये अंतरिक्ष उड़ानों में इस चिप का उपयोग किया जाता है। ये जो है अंतरिक्ष में चीज़ें हम लोग जो भेजते हैं ना उसमें बहुत सारी चीज़ों में ये उपयोग होता है। अभी इसके बारे में और भी जानकारी आएगी, क्योंकि आज ये छोटी कह सकते हो न्यूज़ थी। अभी मैं इस पर और रिसर्च करके आपको बताऊंगा कि ये बिट चिप क्या थी। आप इतना याद कर लो कि विक्रम इसका नाम था, बिट चिप का था, 32 थी, पहले 16 आई थी, इससे पहले विक्रम 016 करके आई थी, 016 चिप। उसी का ये नवीकरणीय जो है, ये नवीनीकृत जो है ये चिप है 32, यानी इसका नया वर्जन आया है 32। ठीक, अब देखो एक चीज़ याद रखना कि सेमीकंडक्टर मैंने आपको बताया था, जो तीसरी न्यूज़ आप सुन रहे होगे इसी वीडियो में, तो न्यूज़ जो हमने तीसरी बताई थी वो सेमीकंडक्टर संबंधी थी ना। तो भारत में अलग अलग इकाई स्थापित की गई हैं। तो अलग अलग इकाई स्थापित की गई, तो कहाँ कहाँ पे स्थापित की गई सेमीकंडक्टर इकाई, भारत सरकार इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो एक तो देखो 5 इकाइयाँ हैं, ध्यान रखना 5 इकाइयाँ बनाई गई हैं जहाँ पे सेमीकंडक्टर का निर्माण होगा। तो 2 तो गुजरात यहाँ पे हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एक तो नोएडा में है, एक और है वो उसका स्थान नहीं दिया था कहाँ पे होगा ये। और गुजरात में 2 इकाई स्थापित है, एक तो साणंद में और धुलेरा में, और एक असम के मोरी गांव में भी सेमीकंडक्टर का एक यूनिट लगाई गई है ताकि सेमीकंडक्टर का निर्माण हो सके और हम सेमीकंडक्टर पर आत्मनिर्भर बन सकें। ठीक है, आत्मनिर्भर जो है बन जाएंगे। तो इसलिए ये इकाइयाँ याद रखना कहाँ कहाँ है। हो सकता है कि एक प्री का क्वेश्चन बना दे कि सेमीकंडक्टर की इकाई कहाँ कहाँ पर है, तो आप अगर शहर भी याद रखोगे ना, नोएडा, साणंद, धुलेरा, मोरीगांव, एक यूपी का और है। अगर यूपी का वो शहर आएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को शेयर करूँगा, वो आप सर्च कर सकते हो। 2 यूपी के शहर है, एक तो नोएडा है, दूसरा अभी पता नहीं कहाँ पे, क्योंकि इकाइयाँ अभी स्थापित की जा रही हैं। और जो सबसे पहले स्थापित की गई वो ये वाली है, साणंद और मोरीगांव वाली। तो इस पर काम काफ़ी चल रहा है। तो इससे क्या होगा, सेमीकंडक्टर बनेगा, स्वाभाविक है, बहुत ज़्यादा यूज होता है हर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, इसके अलावा कार हो, कार में भी जितने फंक्शन आजकल देख रहे हो ना, नई नई टेक्नोलॉजी, वो सेमीकंडक्टर के कारण ही पॉसिबल है। ठीक है, अगली न्यूज़ पे चलते हैं दोस्तों। सूडान में अभी बहुत भयंकर जो है भूस्खलन आया है, और भूस्खलन आया तो है, इतनी भयंकर तबाही बचाई कि पूरा एक गाँव उसने नष्ट कर दिया है। उस गाँव में मतलब लगभग 1000 लोग थे, मतलब उसमें से केवल एक व्यक्ति बचा है। अब आप समझ सकते हो भूस्खलन कितना खतरनाक था। तो सूडान की आपको मैपिंग देखनी है, मैं भी करा देता हूँ मैपिंग। लेकिन जिस क्षेत्र में ये भूस्खलन आया है वो क्षेत्र है कौन सा, वहाँ पे एक मर्रा पर्वत है सूडान में। ये पर्वत का नाम याद रखना, यूपीएससी ऐसे ही पकड़ लेता है कि पर्वत कहाँ स्थित है। ये मैपिंग वाले क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना, मैं इसीलिए बार बार बता रहा हूँ कि मैपिंग देखो जा करके। तो मर्रा पर्वत पे ये भूस्खलन आया और इसने भयंकर तबाही मचाई है, और उसी मर्रा पर्वत पर एक गांव स्थित था, वो पूरा का पूरा गांव नष्ट हो गया है। ठीक है, मतलब 1000 उसमें व्यक्ति थे, उसमें से एक बचा है, वो भी अभी पता नहीं कहाँ पर है,
वो केवल सैटेलाइट या हेलीकॉप्टर की सीन से देखा जा रहा है बस। ठीक है, तो ये तो देखो न्यूज़ थी। हमें अपनी यूपीएससी लेवल की बात निकालनी है कि क्या क्या हम जान सकते हैं। तो सबसे पहले मैपिंग, मैंने आपको कई बार बताया मैपिंग बहुत ज़रूरी है। तो सूडान का देखो कहाँ कहाँ बॉर्डर शेयर होता है। एक तो इधर देखो ऊपर, ये अगर नॉर्थ साइड देखोगे तो नॉर्थ साइड में ये इजिप्ट से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक, इजिप्ट का इसका ये इस वाला बॉर्डर में देखोगे ये सूडान का, तो ये है लीबिया से। फिर यहाँ पे आगे चाड, इसी को सिक्वेंस वाइज याद करो, इजिप्ट, लीबिया, चाड। इधर यहाँ सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये एक बॉर्डर बन जाएगा इस देश का। फिर इसका साउथ सूडान, आप जानते हो कि 2014-15 में सूडान 2 हिस्सों में बट गया था इनके गृह युद्ध के कारण। सूडान ये पूरा था यहाँ तक, तो अब ये साउथ सूडान और सूडान में बट गया है। तो इस साउथ सूडान से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा इधर देखोगे तो अब ये इथोपिया है, फिर ये इरिट्रिया है। तो कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो सूडान कितने देशों से बॉर्डर शेयर कर रहा है? 7 कंट्री से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। और दूसरा ये रेड सी से भी अपनी बाउंड्री बनाता है। रेड सी आप देखोगे, अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि जो है सूडान कोई भी समुद्री सीमा नहीं टच करता, नहीं साझा करता, तो उस तरह में क्वेश्चन फंस जाओगे आप। ठीक, तो ये ध्यान रखना कि सूडान की बाउंड्री हमने बता दी आपको 7 देशों से शेयर करती, एक, और दूसरा रेड सी से भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो ये तो हो गई इसकी मैपिंग। अब जो मर्रा पर्वत था ना वो इस जगह पे है, ये आप देखोगे, ये रेड कलर मैंने किया, यहाँ पे मर्रा पर्वत है। यहीं पे भयंकर बारिश और इसके कारण जो है भयंकर तबाही हुई है, भूस्खलन आया है। तो इसकी मैपिंग याद रखना, मैपिंग बहुत ज़रूरी है। मर्रा पर्वत जाकर के भी देखो, जाकर कहाँ पर है, मैंने आपको बता दिया इस क्षेत्र में है, इस क्षेत्र में मर्रा पर्वत। ओके, अब दोस्तों अपना एडिटोरियल है उसको समझ लेते हैं। बहुत अच्छा एडिटोरियल था, इसलिए मैंने इसको लिया भी है। आजकल आप देख रहे होंगे कि समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हर क्षेत्र में आप देख लो, किसी भी क्षेत्र में देख लोगे तो महिलाओं की भागीदारी पहले की अपेक्षा बढ़ रही है। लेकिन आप ये देखो कि सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ी, मतलब पूरे देश का इतना बड़ा संवैधानिक संस्था है, उस क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट में 34 जो है मुख्य न्यायाधीश है, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य। उस 34 न्यायाधीशों में मात्र एक महिला न्यायाधीश है, एक महिला न्यायाधीश। तो आप समझो रेशियो क्या होगा, समझ पा रहे हो? तो इसी संदर्भ में ये एडिटोरियल आया कि महिलाओं की सुप्रीम कोर्ट में भागीदारी। तो इसका टॉपिक था इंडिया नीड्स मोर वुमेन जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट, यानी भारत को सुप्रीम कोर्ट में और अधिक महिला न्यायाधीशों की आवश्यकता है। अब देखो कई सारे ऐसे मामले होते हैं पुरुष अपने दृष्टिकोण से सोच पाता है, कई सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें महिलाओं को, अगर महिलाओं जज होती तो हो सकता है उसका निर्णय और बेहतर आता। लेकिन पुरुषों की एक सीमा होती है, महिलाओं की मानसिकता के हिसाब से नहीं चल सकते कि वो किस तरह की सोच रखती हैं या उनके समस्याएं वाकई क्या होती हैं, उसका एहसास जो पुरुष नहीं कर सकता है। तो जब महिलाएं न्यायाधीश होंगी तो वो और बेहतर निर्णय ले पाती हैं। आपने देखा होगा कि घर को संभालने में या किसी भी क्षेत्र में होगा तो महिलाएं जो है पुरुषों से बेहतर काम कर पाती हैं। उसका कारण यही है कि वो अच्छे से डिसीजन लेने की उनकी क्षमता होती है। एक तो ये हो गया। ठीक, तो इसी संदर्भ में ये पूरा एडिटोरियल था कि 34 न्यायाधीशों में से केवल एक महिला न्यायाधीश। ये दिखा क्या रहा है? असमानता को दर्शाता है कि आज भी, मतलब आदमी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जैसा इतना, मतलब पूरा विश्व में जाना जाता है भारत का सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ पे महिला कितनी? केवल एक। तो इसको हमें सुधारने की ज़रूरत है। इसी संदर्भ में पूरा एडिटोरियल छपा हुआ है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके कारण क्या है और इस असमानता के पीछे क्या मानसिकता है। तो एक पुरुषवादी होती है ना, पुरुषवादी मानसिकता, वो बहुत ज़्यादा यहाँ हावी है। तो 34 न्यायाधीशों में केवल एक महिला न्यायाधीश है और ये असमानता को तो दर्शाता ही है। तो सवाल किस पे उठेगा? कोलेजियम प्रणाली जो होती है ना, कोलेजियम व्यवस्था पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। जो भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो किस तरह होती है कि पहले कोलेजियम में नाम आएंगे, ठीक है, उस नाम को निर्णय वो 5 न्यायाधीश करते हैं, 5 न्यायाधीश। 5 में कौन? 4 अन्य और 1 मुख्य। ये पूरी प्रक्रिया कोलेजियम की होती है 5 न्यायाधीशों की। तो 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं, एक जो है मुख्य न्यायाधीश होगा। फिर वो क्या करेगा? जैसे मान लीजिए किसी भी हाई कोर्ट की
हाई कोर्ट में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति हो या सुप्रीम कोर्ट में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति हो, तो उसमें से वो नाम जो है सिलेक्ट करते हैं। इसी कोलेजियम व्यवस्था में नाम सिलेक्ट किए जाते हैं। फिर ये नाम कहाँ दिए जाते हैं? केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार में जो है जो कानून मंत्री होगा, वो कानून मंत्री इन नामों को प्रधानमंत्री के पास लेके जाएगा। प्रधानमंत्री उन नामों को राष्ट्रपति को रिकमेंड करेगा कि इनकी नियुक्ति की जाए। तो आपको पता ही होगा न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कोलेजियम व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति अपने मन से थोड़ी कर देता कि हाँ ये न्यायाधीश आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। पहले कोलेजियम उसको निर्णय करेगा कि कौन कौन नाम जाने हैं, उनमें से सिलेक्ट करके राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। तो ये कोलेजियम व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है कौन? कि महिला केवल एक है। अभी मैं बताऊंगा, इसका पूरा जो है एडिटोरियल मैंने लिखा है, आगे समझते हैं इसको। अब देखना, आज़ादी के बाद से अभी तक, आज़ादी हमको कब मिली थी? 1947 में। तब से लेकर के और जब हमारा संविधान लागू हुआ है 1950 में, या 1950 से ही मान सकते हैं, लगभग हमारे 75 साल हो गए गणतंत्र के। ठीक, और इन 75 सालों में आप देखो, आज़ादी के बाद से केवल 11 महिलाओं को ही, यहाँ को समझ लो, को न्यायाधीश बनाया गया। मतलब साल हो गए 75, लेकिन महिलाएं कितनी आई हैं न्यायाधीश? केवल 11। किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। और पुरुष की देखा जाए तो पुरुष यहाँ से आप 287 नियुक्तियाँ हुई थी आज़ादी के बाद से अभी तक न्यायाधीशों में, उसमें से 11 महिलाएं हैं। तो ये मात्र 3.8% दिखाता है। यानी अभी तक जितने भी पुरुष लोग जो है न्यायाधीश बने, उनमें से केवल 11 ही महिलाएं थी। जितने भी न्यायाधीश नियुक्त हुए उसमें से 11 केवल महिलाएं थी। ये असमानता दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा? अब ये सब जो है, आप जो है सामाजिक न्याय वाला भी इसमें क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, और एक और बन सकता है इंडियन सोसाइटी, जो हमारा GS1 है, भारतीय समाज। तो वहाँ पे जो पुरुषवादी सोच है ना, उसके कारण भी ये आपको असमानता दिखती है यहाँ पर। अब इसके अलावा देखो, 11 न्यायाधीश में पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी, आपको पता ही होगा। वहाँ से लेकर के वर्तमान में जो है वो बीवी नागरत्ना है, और हो सकता है ये 2027 तक लगभग रहेंगी न्यायाधीश। तो ये मुख्य न्यायाधीश भी बन सकती हैं, पहली मुख्य न्यायाधीश महिला बनेगी अगर बनती है तो, क्योंकि इनका नाम चल रहा है कि मुख्य न्यायाधीश बन सकते, क्योंकि इनको कुछ महीने के लिए मुख्य न्यायाधीश जरूर बनाएंगे। तो ये एक जो है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं, कौन? बीवी नागरत्ना। फिर 2021 में 3 महिला की नियुक्ति हुई थी। 2021 में बड़ा अच्छा जो है रिस्पॉन्स आया था महिलाओं के संदर्भ में। उसमें मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने जो है 3 महिला नियुक्ति की थी, और एक पहले से थी, तो टोटल 4 महिला हो गई थी। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। तो ये 10% से अधिक प्रतिनिधित्व को दिखा रही थी जब उन 2021 में नियुक्ति हुई थी इन न्यायाधीश। अब तो खैर रिटायर हो गई, तो अब बची एक, तो ये मैक्सिमम था। तो ये 2021 में 3 महिला की नियुक्ति हुई थी, जो ऐतिहासिक था। ऐतिहासिक इसलिए था क्योंकि अभी तक 3 महिलाओं की एक साथ नियुक्ति नहीं की गई थी। तो 2021 से अभी तक कहीं 3 से ऊपर उठ भी नहीं पाए, और कम ही हो गए हैं। तो ये संदर्भ था। और इसका एक अन्य जो पक्ष था कि SC/ST महिला अभी तक नहीं आई है। SC/ST जो है समुदाय से एक भी महिला न्यायाधीश नहीं आई है सुप्रीम कोर्ट में। तो आप ये देख सकते हो, विविधता का भी अभाव दिखाता है कि मतलब भारत विविधताओं वाला देश है। मुस्लिम, आप देखो फातिमा बीवी जो पहली न्यायाधीश रही सुप्रीम कोर्ट में, वो मुस्लिम थी, यानी माइनॉरिटी थी। ठीक, लेकिन SC/ST का अभी तक प्रतिनिधित्व इसमें नहीं आया। ये देखिए, अलग अलग दृष्टिकोण से सोचना बहुत जरूरी है। SC/ST को क्यों नहीं आया? अब इसमें ये भी कह सकते हो कि हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं वो SC समुदाय से आती हैं, ST समुदाय से, लेकिन इससे पहले SC समुदाय से राष्ट्रपति रहे, वो भी SC मतलब इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन आप देखो कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई SC/ST न्यायाधीश ही नहीं है, महिला न्यायाधीश। तो ये विविधता का अभाव दिखाता है कि नहीं दिखाता? तो ये ध्यान रखना कि ये सब चीज़ें जो है हमारे पुरुषवादी सत्ता जो है हमारी भारत में, उसको दिखा रहा है एक तरीके का। तो यह समानता अभी भी विद्यमान है भारत में। अब जैसे कोलेजियम कैसे काम करता है, ये आपको पढ़ना चाहिए कि कोलेजियम काम कैसे करता है। मैंने हालांकि बताया कि 5 न्यायाधीश पहले नाम निर्णय लेंगे, फिर वो जाएगा कानून मंत्री के पास, कानून मंत्री उसको प्रधानमंत्री के पास पहुंचाएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से आग्रह करेगा या उनको बोलेगा कि इनकी नियुक्ति कर दीजिए। तो इस तरह से पूरी एक प्रणाली चलती है न्यायाधीशों की नियुक्ति की। अब जो कोलेजियम होता है ना, वो गोपनीय होता है, मतलब उसमें कोई पता ही नहीं होता कौन सा नाम लिया जा रहा है, कौन सा नहीं लिया जा रहा। तो गोपनीय होने के कारण ये संदेह के घेरे में रहता है हमेशा कोलेजियम व्यवस्था।
अभी भी आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले कॉलेजियम व्यवस्था ख़त्म करने की बात भी चल रही थी कि कॉलेजियम में पता ही नहीं चलता क्योंकि गोपनीयता इतनी है। तो इससे क्या हो रहा है, एक तरीके से संदेह के घेरे में रहती है कॉलेजियम व्यवस्था। हालांकि अगर आपके पास प्रश्न आ जाए पॉलिटी में कि कॉलेजियम व्यवस्था कैसे वर्क करती है, इसके पक्ष विपक्ष में तर्क दीजिए, क्या ये सही है, क्या ये जो है भारतीय न्याय प्रणाली में प्रश्न चिन्ह लगाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप इस तरह के उदाहरण दे करके समझा सकते हो कि महिला न्यायाधीश नहीं है तो कॉलेजियम गोपनीय होने के कारण महिलाएं भी इसका जो है समझ नहीं पाती कि कौन सी नियुक्ति हो रही, कौन सी नियुक्ति नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ जानकारी आप जो रखोगे तो आपको आसानी से मेंस लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो दोस्तों यहीं तक था। ये ट्यूटोरियल हमारा बहुत अच्छा था महिलाओं से संबंधित। तो महिलाओं के संदर्भ में मैंने अभी पीछे भी बहुत सारी डिस्कशन किए हैं, तो वो वहाँ पे आपको ये सब काम आने वाले हैं। तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, फिर अगला देखते हैं कब तक हम लोग जो है इस सीरीज को चलाएंगे। और हाँ, ध्यान रखना दोस्तों, एक मैंने आप लोगों से बोला था कि बाढ़ के बारे में पढ़ना, तो चूँकि भारत में कई क्षेत्रों में बाढ़ आ रहा है तो मैं इस पर जो है एक अच्छा सा वीडियो बना करके आपको दे दूंगा कि बाढ़ में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। एक तो प्री में देखिए, बाढ़ का प्री के बहुत कम क्वेश्चन बनेगा, लेकिन मेंस में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट का, ठीक है, और दूसरा भूगोल से संबंधित कि इसकी बाढ़ की भौगोलिक स्थिति कहाँ कहाँ ये बाढ़ आती है, इसका सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है। मतलब ये इंडियन सोसाइटी और भूगोल को जोड़ करके क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे अभी 2025 में आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन इन्होंने जोड़े हैं एक विषय को दूसरे विषय से। तो इसलिए आप ध्यान रखो कि आपके पास ये तकनीक होनी चाहिए या ये क्षमता होनी चाहिए कि प्रश्नों को कैसे हैंडल करना है। तो बाढ़ का एक मैं अच्छा सा वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से आप समझ पाओगे कि बाढ़ कैसे आता है, कैसे वर्क करता है, बाढ़ में क्या क्या कारण होते हैं, कितने प्रकार की बाढ़ आती है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। तब तक के लिए रखते हैं यहीं तक। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।